हेलो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले का जो हम लोगों को क्वेश्चन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 1.25 से स्टार्ट करेंगे आगे का, ठीक ना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज के फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये देखो कि ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन बेस्ड है हम लोगों को लाइक डिज़ोल्व लाइक की प्रॉपर्टी पे। लाइक डिज़ोल्व लाइक कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सॉल्यूट पोलर है तो इसमें हम लोगों को पोलर सॉल्वेंट ही मिक्स होंगे। अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर है, तो हम लोगों को इसमें नॉन पोलर सॉल्यूट ही मिक्स्ड होंगे, ठीक ना। तो हम लोगों को सेम नेचर वाला कंपाउंड एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोगों को इसमें यूज़ करना है। तो आप देखो कि हमारे पास जो कंपाउंड दिए हुए हैं किस चीज़ में डिज़ोल्व हो रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को क्या कह रहा है कि द among द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर insoluble, partially soluble and highly soluble in water। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है हमारा? वाटर। ये है क्या? H2O। आपको ये पोलर नेचर का है। ये किस नेचर का है? ये आपको पोलर नेचर का है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच आप लोगों को क्या है, इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ये क्या शो करता है आपको? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रख के अब डिसाइड करना है कि कोई एलिमेंट, कोई जो कंपाउंड है इसमें डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा। तो जो ये खुद पोलर नेचर का है तो इसमें कोई पोलर कंपाउंड ही डिज़ोल्व होगा। नॉन पोलर कंपाउंड क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा, या कहो कि इनसॉल्युबल होगा, ठीक ना। तो हम लोग सबको चेक करते हैं। हम लोग फर्स्ट में है फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिनॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों को इसके जैसा, ये हमारा फिनॉल है, ठीक ना। तो फिनॉल में हम लोगों को बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ होता है। तो इस OH ग्रुप के कारण क्या होगा? इस OH ग्रुप के कारण ये वाटर के साथ क्या कर पाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना पाएगा, लेकिन जो रेस्ट ऑफ इसके जो ग्रुप है, इसका जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का नेचर कैसा होगा? ये बेंजीन रिंग आपको नॉन पोलर नेचर का होगा, कोवेलेंट टाइप का ये कंपाउंड है। तो इसके नीचे क्या हो गया कि नीचे वाला ग्रुप सॉल्युबल नहीं है वाटर में, लेकिन ये वाला ग्रुप अगर सॉल्युबल है तो इसी के कारण हम लोगों को क्या होता है, ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, ठीक ना। हमारे ये फिनॉल होगा वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होगा। दूसरी बार अगर हम लोग टॉल्यूइन को देखें तो टॉल्यूइन में क्या है कि ऊपर भी आप लोगों को क्या है, नॉन पोलर नेचर टाइप का ग्रुप है, और नीचे भी क्या है आप लोगों को बेंजीन रिंग है, ये भी नॉन पोलर नेचर का है। तो इसमें पूरे के पूरे कंपाउंड कैसे हैं आपको? नॉन पोलर है। तो ये क्या होगा? पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व इजीली या सॉल्युबल इजीली नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा नॉट सॉल्युबल, या कहो कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? इनसॉल्युबल, ठीक ना। तो ये हमारा इनसॉल्युबल है। फर्स्ट हमारा पार्शियली सॉल्युबल था, सेकंड हमारा इनसॉल्युबल है। थर्ड कंपाउंड को आप चेक करो, क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में क्या है आपको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच आप लोगों को क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये क्या कर पाएगा? ऑक्सीजन के साथ ये हम लोगों को वाटर के साथ क्या कर पाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए भी पॉसिबल है। और इसके बाकी का जो ग्रुप है वो भी कुछ पोलर कंपाउंड ही है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये आप लोगों को सॉल्युबल तो होगा ही होगा, ठीक ना। तो थर्ड वाला कैसा होगा? थर्ड वाला हम लोगों को सॉल्युबल है। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसको चेक करें कि फॉर्मिक एसिड हम लोगों को क्या है, ये देखिए हम लोगों को हाईली सॉल्युबल है। फिर उसके बाद हम लोगों को अगर इसका जो फोर्थ वाला कंपाउंड है, फोर्थ वाले कंपाउंड को देखो कि फोर्थ वाला कंपाउंड क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला किस तरह का है? इसमें 2 OH ग्रुप आपको लगे हुए हैं। तो 2 OH ग्रुप के कारण ये क्या कर पाएगा? मोर स्टेबल आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये भी आपको हाईली सॉल्युबल ही है। ये भी इससे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, एसिडिक एसिड से भी ज़्यादा सॉल्युबल आपको इसका ग्रुप हो सकता है, ठीक ना। फोर्थ में अगर आप चेक करो तो फोर्थ वाले में क्या होने वाला है?
फोर्थ वाले में आपको इसके क्लोरोफॉर्म का ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये हम लोगों को कार्बन और क्लोरीन के बीच तो बॉन्ड पोलर है, लेकिन हम लोगों को इसमें क्या हो रहा है कि कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पाएगा। हाइड्रोजन जो है ये कार्बन से अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत कम है। तो ये जब वाटर में जाएगा तो ये क्या कर पाएगा, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये वाला हम लोगों को इनसॉल्युबल हो जाएगा या वेरी लेस सॉल्युबल होगा। ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा या क्या होगा, वेरी लेस सॉल्युबल होगा। ठीक ना। अब सिक्स्थ वाले में अगर आप चेक करो तो इसमें क्या है, आपको पेंटेनॉल है, तो पेंटेन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपको पार्शली सॉल्युबल है। इसी को आपको नीचे आपको पूरे ग्रुप में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक ना। तो सभी के लिए आपको बताया गया है कि कैसे ये सॉल्युबल है। अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ स्मॉग if the density of some lake water is, क्या है, कह रहा है कि some lake water की डेंसिटी क्या है आपको 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ये हम लोगों को डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक ना। एंड contain 92 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयन पर kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम प्लस आयन इन द लेक। तो आपको डेंसिटी भी दिया हुआ है, आपको इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको कह दिया गया है कि आपका सोडियम का वेट कितना डिज़ोल्व है, 92 ग्राम डिज़ोल्व है, और कितने अमाउंट में डिज़ोल्व है, पर केजी ऑफ वाटर में। तो हम लोगों को क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी के लिए क्या फार्मूला होता है, मोलैरिटी के लिए फार्मूला होता है आपको कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोगों को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वेट दिया हुआ है। अगर हम लोगों को सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है तो हम लोगों को डेंसिटी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और अगर हम लोगों को सॉल्यूट का वेट दिया गया है और ये बता दिया गया है कि कौन सा सॉल्यूट है, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी की तरह से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले डेंसिटी को नोट कर लिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको साइड करके नोट कर लिए। वैल्यू दिया हुआ है डेंसिटी का 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पर मिलीलीटर सेम वैल्यू रखता है केजी पर लीटर के यूनिट में, क्योंकि ऊपर भी इसमें भी ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केजी हो जाएगा, और मिलीलीटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर हो जाएगा। तो 1000 ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ, नीचे भी हुआ, तो ये कैंसिल आउट करके सेम यूनिट रह गया, आपका ये वैल्यू सेम है। फिर उसके बाद 92 ग्राम आपको सोडियम आयंस है, और ये डिज़ोल्व कितने में है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि अब इसके मोलैरिटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम आयन चाहिए। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय, ये हमारा वेट ऑफ सोडियम आयन इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम आयन। तो सोडियम का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, सोडियम का 23 ग्राम पर मोल है, तो सोडियम आयन का भी आपको वही होगा। इलेक्ट्रॉन के निकलने से हम लोग इसके मास को, इलेक्ट्रॉन के मास को 0 कंसीडर करते हैं, तो हमारा मास चेंज नहीं होता है। तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 4 मोल्स आ गए। तो अब मोलैरिटी का फार्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब हम लोगों को लीटर में वॉल्यूम चाहिए। लीटर में वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए हम लोगों को वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, वॉल्यूम होता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो अगर हमारा मास है, गिवन मास है, तो अगर हम लोग मास में डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, हम लोगों को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आप देखो कि आपका मास कितना दिया हुआ था, 1 kg दिया हुआ था। 1 kg मास को आप क्या करते हो, 1 kg मास को आप डेंसिटी से डिवाइड करते हो। डेंसिटी क्या था, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर में था। तो इसमें नीचे डिवाइड करो, या नीचे वाले टर्म को आप डायरेक्ट ऊपर ही लिख दो। तो ये क्या हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और अब डेंसिटी आपको किस चीज़ में मिला है, मिलीलीटर में मिला है।
मिलीलीटर को आप क्या कर दे रहे हो, इसको आप लीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों को, इसकी वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा नंबर ऑफ मोल कितना आता है, 5 मोल पर लीटर आता है। तो अगर ये वैल्यू आ गया तो यही तो हमें पूछ रहा था कि मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मोल पर लीटर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ़ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉपर सल्फाइड का आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। आपको पता है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, के की वैल्यू कैसे होती है, जितने भी आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, ठीक ना। तो हम लोगों को कॉपर ब्रेक होगा तो किस चीज़ में ब्रेक होगा, कॉपर +2 आयन में और सल्फर -2 आयन में ब्रेक होने वाला है। तो इसका हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, कॉपर को हम लोग ब्रेक करेंगे, अगर हम लोग इसको डिज़ोल्व करेंगे तो क्या सोचेंगे, किस तरह से इसको हम लोग डिज़ोल्व कर पाएंगे, इस तरह से कर पाएंगे, कॉपर +2 आयन और इसके साथ क्या होगा, सल्फाइड का -2 आयन। तो यही हो गया इसका, मान लो कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए ये S हो गया और ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई। तो KSP कैसे लिखते हैं, सिर्फ आयन के प्रोडक्ट को लिखते हैं, तो इसके लिए S और फिर इसके लिए भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, इसके सेकंड वाले के लिए भी S, तो ये क्या हो गया, S² हो गया। तो अब ये जो टर्म होता है ये S किस यूनिट में होता है, S होता है आपको मोल पर लीटर के यूनिट में होता है, ठीक ना। तो अगर ये आपको मिल जाए तो ये क्या होगा, उस सॉल्यूशन के मोलरिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या देखते हैं, KSP की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी हुई थी, 6 × 10⁻⁻16 6 × 10⁻⁻16 KSP की वैल्यू को रख दिए, ये S² के सॉलिबिलिटी के स्क्वायर के इक्वल हो गया। S के लिए सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, S के लिए जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है आपको 2.4494, ठीक ना। और 10 का पावर -16 था और उसको हाफ करोगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। 6 को जब आप √6 लिखोगे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2.4494 आ रहा है, ठीक ना। और पावर को हम लोग ऐसे ही अलग कर लिए तो ये क्या हो गया, 10⁻⁻4 हो गया। तो अब आप लोगों को मोलरिटी के लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मोलरिटी के लिए क्या फार्मूला यूज़ हो सकता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मोल पर लीटर ही है हम लोगों को, ठीक ना। तो अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल तो मिल गया और ये कितने में डिज़ोल्व है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ही डिज़ोल्व है। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 2.45 लिख सकते हैं, 9 को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2.45 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय लीटर। तो यूनिट वो आपको मोल पर लीटर है, तो हम लोगों को क्या हो गया, मोलरिटी इक्वल हो गया इसके, ठीक ना। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आप लोगों को मोल पर लीटर में ही होता है, या कहो कि किसी सबस्टांस का आप सॉलिबिलिटी निकाल लिए तो आप उसकी मोलरिटी को भी निकाल लिए। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। इसमें आपको एस्पिरिन का ये फार्मूला दिया है, इन एसीटोनाइट्रिल का ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक ना। एसीटोनाइट्रिल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, ये एस्पिरिन का ही फार्मूला है, इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्रिल, ये एसीटोनाइट्रिल का है। दोनों का आपको वेट दिया हुआ है और आपको मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज का बहुत ही इजी इक्वेशन होगा, क्या होगा, वेट ऑफ जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उसका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। तो हम लोगों को किसका मास परसेंटेज निकालना है, एस्पिरिन का निकालना है। तो एस्पिरिन का वेट क्या दिया हुआ है, 6.5 ग्राम। फिर टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एसीटोनाइट्रिल प्लस एस्पिरिन का वेट, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 456.5 हो जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे वेट ऑफ एस्पिरिन में और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या बताएगा हमें, परसेंटेज वेट ऑफ एस्पिरिन बता देगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.442%।
तो अगर कंपोनेंट में दो ही कंपोनेंट है मिक्सचर में, तो एक का अगर आप वेट परसेंटेज निकाल चुके हैं तो दूसरे का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो 100 माइनस वेट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट वन। तो यहाँ फर्स्ट वन कौन था? एस्प्रिन था। तो एस्प्रिन का वेट परसेंटेज अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो सेकेंड वाला आपको एसीटोनाइट्रिल का भी वेट परसेंटेज आ जाएगा। इसका वेट परसेंटेज पूछा नहीं था क्वेश्चन में, लेकिन हम लोग इसको अगर पूछे तो हम लोग इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नैर्लोफिन। नैर्लोफिन का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। नैर्लोफिन है सिमिलर टू मॉर्फिन, ठीक ना? मॉर्फिन है, मॉर्फिन के जैसा ही ये यूज़ किया जाता है। इज़ यूज टू द कॉम्बैट विड्रॉवल सिम्टम। ये कोई नारकोटिक की आप लोगों को नारकोटिक्स यूज जो होते हैं यूज़र, उसका आप लोगों को एक सिम्टम है। डोज ऑफ नैर्लोफिन इज़ जनरली गिवन टू 1.5 मिलीग्राम। कितना वेट दिया जाता है? 1.5 मिलीग्राम वेट इसका डोज दिया जाता है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल। ये स्मॉल m कहने का मतलब क्या हो गया? ये मोललिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या होगा? MOLAL मोलल एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर एवव डोज। एवव डोज, इस क्वेश्चन को पहले आप समझो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नैर्लोफिन का आप अमाउंट कैलकुलेट करना है। कितना अमाउंट चाहिए नैर्लोफिन का? 1.5 मिलीग्राम चाहिए, ठीक ना? और आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है उस सॉल्यूशन का आपको मोलरिटी क्या है? उस सॉल्यूशन की मोलरिटी है आपको 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल सॉल्यूशन है। तो हमें पता है मोललिटी के डिफिनेशन से क्या पता है कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल डिज़ोल्व होंगे वो उस सॉल्यूशन की मोललिटी होगी। तो हमें वेट चाहिए, तो वेट के लिए वेट और नंबर ऑफ मोल में क्या रिलेशन है? आपको नैर्लोफिन का मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए। आप जब उसके मॉलिक्यूलर मास को क्या करोगे? उसके मॉलिक्यूलर मास को उसके नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वेट ऑफ नैर्लोफिन इन ग्राम मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा? हम लोगों को नैर्लोफिन का वेट चाहिए। कितना वेट चाहिए? 1.5 ग्राम चाहिए और 1.5 मिलीग्राम चाहिए। मिली मीन्स 10⁻³ चाहिए वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं? मोललिटी के फॉर्मूला से हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ नैर्लोफिन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने नैर्लोफिन की ज़रूरत होगी। तो हम लोगों को मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मोल पर kg यूनिट में आपको दिया हुआ है। हम लोगों को नैर्लोफिन की मोलरिटी भी दी हुई है। तो हम लोगों को क्या पता चल गया? हम लोगों को पता चल गया कि जो अगर हम लोग सॉल्यूशन का 1 kg लेते हैं तो इसमें नैर्लोफिन के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक ना? तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए? अगर हम लोगों को वेट दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें नंबर ऑफ मोल को वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला इसको यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ नैर्लोफिन चाहिए, ठीक ना? नंबर ऑफ मोल ऑफ नैर्लोफिन किसके बराबर होगा? वेट ऑफ नैर्लोफिन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैर्लोफिन। तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैर्लोफिन का अगर आप कैलकुलेट करते हो, फार्मूला जो दिया हुआ है आपको, फार्मूला दिया हुआ है नैर्लोफिन का क्या है? नैर्लोफिन का आपको फार्मूला है C19H21NO3। C19H21NO3। जब इसका मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा? कार्बन का 19 12 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 21 टाइम हाइड्रोजन का वेट, 14 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 311 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक ना? अब हम लोगों को क्या चाहिए? अब हम लोगों को मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए जो कि गिवन वेट के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास गिवन वेट कितना चाहिए? गिवन वेट चाहिए 1.5 मिलीग्राम। मिलीग्राम में अब हम लोग डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ नैर्लोफिन मिलेगा। अब इसी नंबर ऑफ मोल का यूज़ करेंगे हम लोग किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए? आपको पता है फॉर्मूला, मोललिटी का फॉर्मूला पता है। मोललिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है
नंबर ऑफ़ मोल हम लोग कितना रिक्वायर्ड होगा वो फाइंड आउट कर चुके हैं। ये क्या कर चुके हैं, ये नंबर ऑफ़ मोल रिक्वायर्ड है, ठीक ना। और अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे आप लोगों को क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो चाहिए। क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि कितना अमाउंट चाहिए उस सॉल्यूशन का। हम लोगों को मोल के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोफिन, मोलरिटी दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट अब मिलेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को इस साइड कर लीजिए, ये केजी में आपको यूनिट है। क्या वैल्यू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलरिटी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखते हैं। नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड था 4.8 इंटू 10⁻⁻6 मोल रिक्वायर्ड था। मोलरिटी क्या दी हुई थी, 1.5 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर केजी वैल्यू दी हुई थी। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो इसके लिए हमें क्या हुआ, इसके लिए हम लोगों को अगर चेक करोगे तो इसके लिए हम लोगों को वैल्यू क्या मिल रहा है, इसके लिए हमें वैल्यू मिल रहा है 3.2 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ 10⁻³ केजी ऑफ सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी। हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो इतने अमाउंट में आपको 3.2 इंटू 10⁻² केजी के वेट में चाहिए। अगर इसी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों को 10⁻³ केजी से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 10⁻+3 और यहाँ पे -3 है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को जीरो कर देगा और 10⁻0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हम लोगों को 3.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का आपको रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। Amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.1 मोलर, हम लोगों को 0.1 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। अगर हम लोगों को मिथेनॉल के लिए वैल्यू चाहिए, ठीक ना, आप लोगों को क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का आपको अमाउंट चाहिए required for preparing 250 ml of 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। मिथेनॉल की आपको मोलरिटी दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको इसका क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए बेंजोइक एसिड का। तो आप इसके नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर सकते हो मोलरिटी के फार्मूला से। तो हम लोग देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 250 ml, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.15 मोल पर लीटर दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसमें क्या होगा, अब इसके साथ हम लोगों को क्या होगा, इसी के साथ हम लोगों को दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला यही होता है। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये कैसा होता है, बेंजीन के लाइक का स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर एक एसिटिक, अगर इसके लिए आप चेक करोगे तो ये क्या होगा, इस तरह का ग्रुप है, बेंजीन है, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ आपको CH, ये होगा COOH, इस तरह का ग्रुप अटैच होगा। तो यही हमारा बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का आपको अगर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसका फॉर्मूला से ही आपको मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। इसकी वैल्यू आती है 122 ग्राम पर मोल, ठीक ना। सारे के सारे कार्बन का 6 इंटू 12 प्लस 5 हाइड्रोजन के लिए, प्लस फिर से 12 कार्बन के लिए, फिर 16 एक ऑक्सीजन के लिए, 16 दूसरे ऑक्सीजन के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए 1। तो जब इसको ऐड करते हैं तो ये वैल्यू हो रहा है 122 ग्राम पर मोल। अब हम लोगों को नेक्स्ट टास्क क्या है, हमारा नेक्स्ट टास्क है बेंजीन के नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कैसे मिलेगा, मोलरिटी के फॉर्मूला को ही यूज़ करेंगे। हम लोगों को क्या पता है, मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल चाहिए तो हम लोगों को क्या करना होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन m इंटू वी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा। तो इसी फार्मूला को आपको यहाँ पे अरेंज किया गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजोइक एसिड, ये किसको इक्वल होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट के।
तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, मोलरिटी भी दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। जब दोनों को रख के हम लोग सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ मोल कितने आते हैं, 0.0375 मोल्स आता है। तो ये तो हम लोगों को मोल हो गया। अगर इसका वेट रिक्वायर्ड होगा, अगर इसको ग्राम में वेट चाहिए तो हम लोगों को कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि वेट मॉलिकुलर, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल के लिए फार्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास, तो वेट कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिकुलर मास। वेट, मान लो वेट ऑफ ए है तो ये मॉलिकुलर मास ऑफ ए हो जाएगा। ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ ए। ये शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं इसको, तो इसको WA कहेंगे। अगर ए का वेट चाहिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ ए। यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है कि वेट ऑफ बेंजोइक एसिड क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक ना? तो ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और ये वैल्यू हमें पहले से पता है। तो नंबर ऑफ मोल में 122 ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई किए तो बेंजीन का वेट ग्राम में मिल गया हमें। ये वैल्यू क्या हुआ? 4.575 ग्राम वैल्यू आया है, जो कि आप लोगों को 0.1 मोलर सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम लोगों को द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरिक एसिड इंक्रीजेज इन ऑर्डर गिवन एवर। मतलब कि क्या कह रहा है कि एसिडिक एसिड का सबसे कम आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फिर उससे ज़्यादा आप लोगों को ट्राइक्लोरिक एसिड का होगा और फिर उससे ज़्यादा आपको ट्राइफ्लोरिक एसिड का होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम लोगों को क्या कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर सेम अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड। ये अमाउंट कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सेम अमाउंट यूज़ कर लें, सेम अमाउंट जो ये यूज़ हो रहा है, सेम अमाउंट आपको वेट के टर्म में नहीं हो रहा है, ये किसके टर्म में यूज़ हो रहा है? अगर इसको आप वेट एज्यूम करोगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर जिसका वेट आपको क्या है, सभी का वेट इक्वल है, तो मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स किस पे डिपेंड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे छोटा है एसिटिक एसिड का, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को तभी करेक्ट होगा जब हम लोग इसके अमाउंट, सेम अमाउंट को कंसीडर करें कि इसके नंबर ऑफ मोल्स को सेम दिया गया है। अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम होगा मतलब कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हम लोगों को उसी तरह से सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें फिर से कंडीशन इंक्लूड करना पड़ेगा कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं या जो हम लोगों को सॉल्यूट है वो आयोनाइजेबल है। अगर आयोनाइजेबल है तो जो ज़्यादा आयोनाइज होगा या जो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल में ब्रेक होंगे वो क्या करेंगे, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा ऑब्जर्व होगी। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल वो ज़्यादा शो करेंगे। तो हमें पता है कि कोई भी अगर एसिड होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे जैसे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी वो आयंस में जल्दी ब्रेक करेंगे। तो इसी बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो सकता है। ये क्वेश्चन हम लोगों को तभी क्लियर होगा जब यहाँ पे आपको क्या हुआ, ये सेम अमाउंट कहने का मतलब इसका मोल सेम है, ठीक ना। वेट सेम होगा तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम लोग इसको वेट एज्यूम करेंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो क्या कह रहे हैं कि वी नो दैट, हम लोगों को चेंज इन डिप्रेशन, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, KF पे डिपेंड करेगा, जो कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है हम लोगों को। तो सॉल्वेंट तो सेम सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हैं हम लोग,
तो के एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। और के बी क्या हो गया, के बी हो गया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो फिक्स ही है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल सकते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आप देखो कि सभी का मॉलिक्यूलर मास क्या क्या है। फर्स्ट है एसिटिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60 ग्राम पर मोल। सेकेंड है आपको ट्राइक्लोरिक एसिड, ट्राइक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसका मॉलिक्यूलर मास है आपको 163.5 ग्राम पर मोल, जो कि इसके फर्स्ट वाले से डबल से भी ज़्यादा है। और थर्ड वाला क्या है आपको, थर्ड वाला इससे कम हो जा रहा है। मतलब कि अगर इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजाओ, नंबर ऑफ मोल के हिसाब से सजाइए, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल किसके हो जाएंगे, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा होंगे, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड के CF3, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा COOH, फिर इसके बाद कौन होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये नंबर ऑफ मोल के ऑर्डर है अगर हम लोग वेट कंसीडर करते तो, ठीक ना। अगर हम लोग वेट कंसीडर करते तो ये क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स के ऑर्डर होते। तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होता उसकी क्या होती, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लार्ज होती। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन उस तरह से रॉन्ग हो गया। तो अब हम लोगों को क्या कंसीडर करना होगा, हम लोगों को कंसीडर करना होगा कि गिवन अमाउंट कहने का मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स इक्वल दिए हुए हैं। तो अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे डिपेंड करेगा। जो मोर एसिडिक सब एसिड होगा वो ब्रेक करेगा, ईजिली ब्रेक हो जाएगा, या कहो कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, हाई होगी। और जिसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होंगे वो क्या करेंगे, वो मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसमें क्या हो गया, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये है ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड है। उससे कम कौन है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड है। और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि आपका जो कंजुगेट, अगर आपका कंजुगेट अगर H+ आयन निकलने के बाद क्या बचेगा, इस पे H+ आयन निकालने के बाद इस पे इस तरह के आयंस बचेंगे, ठीक ना। कंजुगेट बेस बचेगा ये हमारे पास। तो कंजुगेट बेस को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये नेगेटिव चार्ज के कारण अनस्टेबल है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा या इंडक्टिव इफेक्ट माइनस हाई इफेक्ट जो जितना ज़्यादा शो कर पाएगा, उसकी स्टेबिलिटी, एसिड की स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, वो एसिड क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो ये मोर एसिडिक सब्सटेंस हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या होगा, सेम अमाउंट कहने का मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। वेट अगर आप सेम लेके करोगे तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1.32 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ, ये क्या है, CH3 CH2 CHCl, ये हम लोगों को एक कंपाउंड दिया है, कोई सॉल्यूट दिया हुआ है। इसका वेट क्या है हम लोगों को, इसका वेट दिया गया है 10 ग्राम इज़ एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, और इसका Ka की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हम लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है, इस आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है कि उस सॉल्यूशन का हम, ये वाला जो सब्सटेंस है इस एसिड का क्या है, एसिड का हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, Ka की वैल्यू दी हुई है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू दी हुई है, और हम लोगों को उसके साथ क्या दिया हुआ है,
हम लोगों को के एफ की भी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। तो डिप्रेशन क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम लोगों को पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है हम लोगों को, जो अगर इसके लिए हम लोग यूज़ करें, इक्वेशन यूज़ करें, तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को सबसे पहले डेल्टा टी एफ किस पे डिपेंड करेगा, ये के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा, स्मॉल एम पे डिपेंड करेगा। तो स्मॉल एम तो हमारे पास क्या है, स्मॉल एम अगर हम लोग चेक करें तो स्मॉल एम हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को टी एफ पूछ रहा है। तो के एफ की वैल्यू गिवन है, तो स्मॉल एम की वैल्यू मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, ये हम लोगों को इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप देखिए कि आपके पास जो एसिड दिया हुआ है यही एसिड है, अगर ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक ना, तो ये H+ आयन का फॉर्मेशन करेगा और रेस्ट ऑफ इसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ होगा। तो सबसे पहले इसके मॉलिक्यूलर मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स में हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आता है, 122.5। कार्बन 4 है तो 4 × 12, 7 हाइड्रोजन है तो 7 × 1, क्लोरीन का 35.5 एटॉमिक मास, फिर ऑक्सीजन का क्या होगा 2 × 16। जब सभी को ऐड करोगे तो ये वैल्यू हमें मिलने वाली है, ठीक ना। तो फिर उसके बाद अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मोलैलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास तो पता चल गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल पता नहीं चला है कि नंबर ऑफ मोल होगा तभी तो हम लोग मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल के लिए हमें क्या हो रहा है, के ए की वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी हुई है, के ए की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। तो मान लीजिए कि आप डिसोसिएशन कांस्टेंट में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कहो इसको सी था हमारे पास, ठीक ना, एज्यूम कर लिए, तो उस समय ये आयोनाइज नहीं हुआ था तो 0 होगा, और इसमें H+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन भी 0 होंगे। जब ये आयोनाइज हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या बचेंगे, C-C∝, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चलेगा कि कितने एटम इसके डिसोसिएट हो गए। तो जितने एटम डिसोसिएट होंगे उसी के रेशियो में हम लोगों को, अगर ये 1 एटम है तो इधर भी हम लोगों को 1 एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी 1 एटम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर C∝ एटम डिसोसिएट हो गए तो हम लोगों को क्या होगा, C∝ एटम का फॉर्मेशन करेगा और C∝ एटम H+ आयन का भी फॉर्मेशन करेगा। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, के की वैल्यू को कंपेयर करते हैं जो कि गिवन है, और अब हम लोग के को सॉल्व करेंगे। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी C∝ इंटू C∝। इसके लिए, इस पार्टिकुलर के लिए ये C∝, सेकेंड वाले के लिए भी C∝। और हम लोगों को यहाँ नीचे क्या सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या बचा हुआ है, एट इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें, C∝², C कॉमन था तो C² यहाँ भी था तो C को कैंसिल आउट कर दिया, 1 - अल्फ़ा। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू लेस है तो हम लोगों को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, लेस वैल्यू का होगा विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 के अप्रॉक्स कर सकते हैं। तो इसी में देखो आपको क्या हो गया, अल्फ़ा क्या हो जाएगा हम लोगों को, C∝² किसके बराबर हो जाएगा, के ए के बराबर हो जाएगा। तो C को अगर हम लोग ट्रांसफ़र करें तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा हो जाएगा आपको। इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू क्या आ रहा है, 6.55 × 10⁻²। ये क्या मिल गया हम लोगों को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया, ठीक ना। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका अगर वेंट ऑफ फैक्टर मिल जाए हम लोगों को तो हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ एटम आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये तो हो गया आफ्टर डिसोसिएशन हो गया, ये बिफोर डिसोसिएशन है।
तो नंबर ऑफ हम लोगों को पार्टिकल ये पता चला 1 + अल्फ़ा = I। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हो गई कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.0655 वैल्यू आ रही है। हमें रिलेशन क्या पता है, हम लोगों को नंबर ऑफ़ मोल के लिए क्या पता है, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना। अब हम लोग इसके बाद क्या यूज़ करेंगे, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स मिल गए। जब गिवन वेट 10 ग्राम दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास आपको क्या था 122.5 ग्राम पर मोल था, ठीक ना। आप लोगों को ऑब्जर्व वैल्यू अगर हम लोगों को आइडियल कंडीशन मानते तो हम लोगों को जस्ट यही चाहिए था, ठीक ना। के एफ हम लोगों को अगर डेल्टा टी एफ = के एफ इंटू मोलैलिटी चाहिए तो यही चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि आइडियल कंडीशन नहीं है हमारे पास। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोगों को क्या कर रहा है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ इज़ एडेड टू दिस वाटर। इसमें के एफ की वैल्यू दी हुई है, के ए की वैल्यू दी हुई है। के ए की वैल्यू हम लोगों को क्या है, के ए की वैल्यू है और के एफ की वैल्यू है। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्वॉल्व है, ठीक ना। मतलब कि हमारा एसिड क्या है, इसमें डिसोसिएट कर रहा है। अगर इस डिसोसिएट नहीं करता तो हम लोगों को के ए की वैल्यू कितनी होती, के ए की वैल्यू हम लोगों को 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक ना। इसमें हम लोगों को क्या हो जाता, के ए की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाता। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों को ऊपर वाला टर्म 0 हो जाता कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0 होता तो 0 डिवाइडेड बाय C इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हम लोगों को 0 वैल्यू हो जाती। लेकिन अगर इसका कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो मतलब कि कुछ पार्टिकल इसके डिसोसिएट हुए थे, इसीलिए हम लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो जब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं तो अब हमें क्या मिलता है, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू मिल जाती है। कितनी होती है 1.0655। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसी का हेल्प लेके हमें पता क्या है कि डेल्टा टी एफ ये किसके बराबर होगा, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो के एफ की वैल्यू दी हुई थी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ये हम लोगों को मोलैलिटी भी फाइंड आउट कर लिए। मोलैलिटी कैसे मिला हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो केजी में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, तो इसकी हम लोगों को मोलैलिटी भी मिल गई है। तो अब इसी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू पुट कर रहे हैं और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हम लोगों को के एफ़ की वैल्यू है। ये के एफ़ कौन सा है, के एफ़ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, के एफ़ की वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक ना। ये वाटर का फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है, ठीक ना। मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट होगा ये। अब इसी के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, इसके वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को टी एफ की वैल्यू मिल जाती है, जो कि इसका डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये किसके बराबर है, ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए तो 0.65 केल्विन आया। लेकिन इसको हम लोगों को, आपको पता है कि चेंज इन केल्विन = चेंज इन डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप लोगों का आंसर डिग्री सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस में भी सेम होगा। मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस से ये कन्वर्ट हो गया 10 डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों में चेंज कितने का है, 10 का चेंज है, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज है। तो सेम अगर इसको केल्विन स्केल में भी होता तो क्या होता, 373 होता, और इधर ये क्या होता, ये वैल्यू होता आपको 363 केल्विन होता। तो चेंज इन केल्विन = चेंज इन डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा या तो केल्विन में चेंज 0.65 है, या तो आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज 0.65 है। दोनों वैल्यू सेम ही होगा। आपको आंसर जिसमें होगा आप उस स्केल को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आप लोगों को कि 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOOH इसमें हम लोगों को ये एसिड दिया गया है, ठीक ना।
तो हम लोगों को एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फ्लोरीन आ गया, इसका मास दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इट डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इज 1.00 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोगों को क्या है 1.0 डिग्री सेल्सियस, ये एक्चुअली डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये फ्लोरोएसिटिक एसिड है, ठीक ना। तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसका वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे, वेट और मॉलिक्यूलर मास दोनों है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस था, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किए, ये आया है 78 ग्राम पर मोल, ठीक ना। फ्लोरीन के लिए मास क्या होगा, एटॉमिक मास होगा फ्लोरीन के लिए 19 ग्राम पर मोल, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 78 ग्राम पर मोल हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोगों को नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.25 मोल्स आ रही है। अब हम लोगों को मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों को नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 500 ग्राम में डिजॉल्व था तो नंबर ऑफ मोल का वैल्यू पुट किए, आप इसको 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किए। तो जब इसकी वैल्यू 1000 से इधर नीचे डिवाइड करो या इसी 1000 को ऊपर लिख दो तो इसकी मोलरिटी कितनी आ गई, 0.5 मोल पर केजी आ गया। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस से, या कहो कि 1 केल्विन से चेंज हो रहा है। तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको KF की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, आपको KF की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक ना। KF की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चाहिए और इसको क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी चाहिए। तो हम लोगों को KF की वैल्यू वाटर के लिए अगर मैक्सिमम क्वेश्चन है तो वाटर का आपको KF का वैल्यू नहीं भी दे सकता है या KB की वैल्यू वाटर के लिए नहीं दे सकता है, इसकी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। KF की वैल्यू अगर आप बात करो फॉर वाटर 1.86 केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केल्विन केजी पर मोल की वैल्यू हो जाएगी इसकी, ठीक ना। फॉर वाटर, फॉर ये वाटर आपको याद रखना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो आप इसको यूज़ करने के लिए फ्री हो। अब इसी का हेल्प लेते हैं तो हम लोगों को क्या आता है, I की वैल्यू आती है। I की वैल्यू कितनी आती है, I की वैल्यू आती है इधर तो 1 डिग्री सेल्सियस रखो या 1 केल्विन रखो, इसकी वैल्यू 1.86 किलो केल्विन पर मोल, और ये क्या हो गया, मोलरिटी मोल पर केजी हो गया। जब इस सारी वैल्यू को एक साथ कन्वर्ट करते हैं तो I की वैल्यू क्या आती है, I की वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाय 0.93, इसकी वैल्यू आ जाती है क्या, इसकी वैल्यू आ जाती है 1.07526। और आपको इसके जैसा ही क्या है, आपको पता है कि फॉर वीक एसिड क्या होगा, वीक एसिड आप लोगों को I और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन है, जो हम लोगों को I है हॉफमैन फैक्टर जो है, ये हॉफमैन, ये वेंट ऑफ, ये क्या है हम लोगों को वेंट ऑफ फैक्टर, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर को निकालने के लिए आप इसी तरह के इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, C इनिशियल, और इसमें क्या होगा, आपको इनिशियल कंडीशन में 0 कॉन्सेंट्रेशन था, जब ये इक्विलिब्रियम पे आया तो C में से मान लीजिए कि C अल्फ़ा आपको ये डिसोसिएट हो गया मॉलिक्यूल, तो इधर का ये फॉर्मेशन हुआ है। अब इसी का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन हम लोग डिग्री ऑफ इसमें क्या कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला जो रिलेशन होता है I इक्वल टू इस ये वाला जो टर्म होता है I इक्वल टू क्या होता है, I की वैल्यू आपको क्या, कैसे हम लोग निकालते हैं,
अल्फ़ा की वैल्यू ये कैसे आया, ये वाला टर्म आपको पता है ना कि आई क्या होगा, आई का टर्म हो जाएगा हम लोगों को, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर इस तरह का एसिड है तो ये डिसोसिएट होने के बाद 1H+ आयन दे रहा है और ये बेसिक रेडिकल दे रहा है, तो इसके लिए रिलेशन क्या होगा, आई होगा नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। तो इसी का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं, सी को कैंसिल कर दें तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1+ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय क्या, सी तो कैंसिल हो गया, इधर भी सी कॉमन लिए थे, नीचे से सी कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को क्या होता है, आई होता है 1+ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के इक्वल। तो आई तो हो गया हम लोगों को क्या, आई का टोटल वैल्यू है 1+ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसमें हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाल पाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल पाएंगे 1 माइनस आई माइनस 1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, आई माइनस 1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हेल्प ले रहे हैं हम लोग, ठीक ना। अब अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिला हुआ है तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए सेम वही इक्वेशन आपको यूज़ करना है, इसमें हम लोगों को क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा c² अल्फ़ा स्क्वायर, जिसमें c कॉमन है ऊपर और नीचे, तो हम लोगों को c कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनल बचेगा क्या, c अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमें पहले से ही पता है, तो हम लोग इसके वैल्यू को पुट करते हैं और इसके लिए k की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्या दिया हुआ है, c इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग मोलैरिटी को चूज़ करते हैं, या मोलैलिटी और मोलैरिटी, अगर कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक ना। और वाटर के कंडीशन में तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट हमारा 1 कंसीडर करते ही हैं, तो वॉल्यूम जितना है वही क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन के मास के बराबर हो जाएगा, या कहो कि जो मास है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वाटर के लिए। तो ये मोलैरिटी इक्वल हो गया। अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो Ka की वैल्यू कितनी आती है, 0. ये हम लोगों को आता है 3.07 इंटू 10⁻³ वैल्यू आता है इसका। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करने के बाद आएगा। आपको यही पूछ रहा था, वेंट ऑफ फैक्टर पूछ रहा था आई, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 1.07753, और इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई 3.07 इंटू 10⁻³ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इक्वल टू क्या है 17.535 mm of Hg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर सेम है 293 केल्विन व्हेन 25 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें क्या कह रहा है, आप लोगों को वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, जब इसमें ग्लूकोज डिज़ोल्व कर दिए तो इसमें क्या चाहिए हम लोगों को, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, आपको पता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, उसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम लोगों को फार्मूला देखते हैं कि इनिशियल क्वेश्चन से क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक ना। इनिशियल वेपर प्रेशर यूज़ कर लिए, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इसके हेल्प से निकालेंगे। ग्लूकोज का है तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी हमें पता चल जाएगा। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 180 ग्राम पर मोल होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालते हैं। इसकी वैल्यू आती है 25 गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है 0.1388 मोल आ गया। दूसरा वाला क्या है हमारा, वाटर है। वाटर का वेट कितना दिया गया है, वाटर का वेट दिया गया है 450 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल। जब इसमें डिवाइड करते हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं, 25 मोल्स आते हैं। ये वैल्यू को सॉल्व करने के बाद 25 मोल्स आते हैं। अब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए क्या फार्मूला है,
नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज और वाटर। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल प्लस ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो गया। जब इसी को सॉल्व करते हैं तो ग्लूकोज का क्या आता है हम लोगों को, मोल फ्रैक्शन आता है 0.0055, 0.0055 वैल्यू आता है। अब हम लोग यूज़ करते हैं अपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला इक्वेशन। हमारे पास क्या पता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक ना। ये कैलकुलेट कर चुके हैं। इसमें से इनिशियल वेपर प्रेशर दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए, पी। अगर इसका चेंज निकाल लेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन 25 ml ऑफ ग्लूकोज इज एडेड, वो मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसी के लिए हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होता है, इनिशियल वेपर प्रेशर माइनस फाइनल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। ये क्या है आपको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। तो इसी के लिए ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल किए गए थे। जब इसके लिए सॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर को, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस टोटल को ट्रांसफ़र कर दें, इस साइड ट्रांसफ़र कर दें तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब इस रेस्ट बचे हुए टर्म को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करो तो ये वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वाटर को हम लोग सेकेंड टाइप ट्रांसफ़र किए, इस साइड वाटर को हम लोग इधर ट्रांसफ़र किए और इस वाले को इधर ट्रांसफ़र किए तो इसमें क्या होगी, ये वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करने पे मिल रहा है इक्वेशन। और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का फाइनल वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू आ रहा है हम लोगों को 17.438 mm ऑफ Hg। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17.44 mm ऑफ Hg लिख सकते हैं, ठीक ना। 17.438 था, उसको अप्रॉक्स अगर करेंगे तो 38 को हम लोग 44 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन, मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है मीथेन एट 298 केल्विन। इसमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है आपको। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है 4.27 इंटू 10⁵। ये वैल्यू आपको NCERT में थोड़ा इस तरह से लिखा हुआ, 10⁵ mm ऑफ Hg। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब हो गया कि इसके मोल फ्रैक्शन को निकालिए, इसके मोल फ्रैक्शन को सॉल्यूशन में फाइंड आउट कीजिए। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको नोट कर ले रहे हैं। मोल हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बेंजीन किसके लिए है, ये मीथेन के लिए है, उसको नोट कर लिए। इसके बाद आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका अंडर प्रेशर, अंडर क्या कह रहा है, ये कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन। ये वैल्यू है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ Hg। प्रेशर है हम लोगों को, ये क्या है, हम लोगों को प्रेशर बेंजीन का दिया हुआ है। तो बेंजीन का प्रेशर हम लोग 760 mm ऑफ Hg कंसिडर कर रहे हैं। तो इसी को यूज़ करते हैं। हेनरी लॉ आपको क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर is directly proportional to, partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A। और इसी में क्या होगा, partial pressure of A is equal to Henry constant of A into mole fraction of A। तो मोल फ्रैक्शन निकालना हमारा मेन काम रह गया। ये वैल्यू दिया हुआ है, के हेनरी दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ही निकालना है। और वेट ऑफ सॉल्यूट आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इसमें आप लोगों को हेनरी कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो देखिए आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आती है पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय के हेनरी। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है आपको 17.98 इंटू 10⁻⁵। जब आप इसके लिए सॉल्व करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी आपको वही हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी,
77.98 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 178 लिख को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पावर 10 है, पावर 5 है तो पावर 5 ही रह जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था हमारे लिए, तो आप लोग ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पहले से ही बना चुके हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, मोलर मास इसका दिया हुआ है, वाज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, इसका भी मॉलिकुलर मास दिया हुआ है आपको। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 torr, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। प्योर वेपर प्रेशर का हम लोगों को क्या चाहिए, कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ टोटल वेपर प्रेशर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 475 टॉर दिया हुआ है, ठीक ना। आपको क्या पता है, आपको पता है कि सॉल्यूशन में अगर गैस है तो सारे गैस का जो पार्शियल प्रेशर का सम होगा पी टोटल के बराबर होगा। और आपको हेनरी लॉ से, रॉड्स लॉ से क्या पता है कि रॉड्स लॉ से पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, प्योर वेपर प्रेशर, जैसे कि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना, ठीक ना। तो हम लोगों को वेट दिया हुआ है, मॉलिकुलर मास भी दिया हुआ है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों का सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन से। तो फर्स्ट का नंबर ऑफ मोल क्या आता है, 100 डिवाइडेड बाय 140 ग्राम पर मोल, तो आंसर आ गया इसका 0.75 मोल। सेकेंड वाले का भी नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे, 1000 ग्राम वेट दिया हुआ था और 180 इसका मॉलिकुलर मास भी दिया हुआ था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.55 मोल आ गए। अब इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन में क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल में Na प्लस Nb, दो कंपोनेंट है तो दोनों को ऐड किए तो मोल फ्रैक्शन फर्स्ट वन का आ गया। तो सेकेंड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस फर्स्ट वन, तो सेकेंड वाले का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू हम लोग फर्स्ट वाले इक्वेशन से रख दिए, ये वाले वैल्यू रख दिए, तो सेकेंड वैल्यू भी आ गया। तो हम लोग पी टोटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में पी टोटल दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी फाइंड आउट कर, इसका प्योर वेपर प्रेशर ए का दिया हुआ है, दूसरे का फाइंड आउट करना है। जब दूसरे का फाइंड आउट करना है हम लोगों को प्योर वेपर प्रेशर, तो इसी वैल्यू को, सारे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। सभी का मोल फ्रैक्शन भी पता है, एक का पार्शियल वेपर प्रेशर भी पता है, प्योर वेपर प्रेशर पता है, तो दूसरे का प्योर वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। पी ए का हम लोगों को प्योर वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। पी टोटल की वैल्यू हो गई 475 mm ऑफ, ये टॉर में दिया हुआ है, टॉर, इसकी हम लोगों को वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, दूसरे वाले का 500 टॉर दिया हुआ है। सभी का यूनिट सेम रखना है हम लोगों को, एक का यूनिट अगर mm ऑफ Hg में है तो दूसरे का भी हम लोगों को mm ऑफ Hg ही चाहिए, ठीक ना। तो रिजल्ट भी हम लोगों को उसी यूनिट में आएगा। तो इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या होता है, ये वैल्यू आ जाता है जब हम लोग 500 इंटू 0.86 कर 0.886 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आता है, ये वैल्यू आता है 443 टॉर। और अब ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम लोग इस साइड ट्रांसफ़र किए तो ये हो गया प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और इसी के लिए हम लोग प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए फाइंड आउट कर लिए। ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया हम लोगों को 32 डिवाइडेड बाई 0.114। जब इसको सॉल्व करते हैं तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए आ गया हम लोगों को 280 टॉर। दूसरे वाले का हम लोगों को पार्शियल प्रेशर भी चाहिए था, प्योर वेपर प्रेशर भी चाहिए था और पार्शियल प्रेशर भी चाहिए था। तो जब इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, पी ए इंटू ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के ही इक्वल है,
और इसी को सॉल्व किए थे तो ये क्या आया था, 32 के इक्वल आया था, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लिए, ठीक ना। पी ए किसके इक्वल होगा, पी ए इक्वल होगा आपको पी ए नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल होगा, और ये बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा आपको पी टोटल माइनस पी बी के इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होगा पी ए। तो ये तो पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, पहले से यूज़ किया गया है, ये आपको 32 टॉर है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, पी टोटल माइनस पी बी के बराबर है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, जब इसको सॉल्व किए थे तो ये 32 आया हुआ था, और इसी में हम लोग डिवाइड किए हुए थे 0.114 से डिवाइड किए थे, तो हम लोगों को ये वैल्यू आई हुई थी। तो दोनों वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। इसमें दो सबस्टांस दिया हुआ है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन। पहले एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन है, और ये क्या है हमारा सेकंड वाला है क्लोरोफॉर्म है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का हम लोगों को प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है, एज्यूमिंग दे आर आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन अगर हम लोग एज्यूम करें तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग पी टोटल प्लॉट करने के लिए कह रहा है इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, प्लॉट पी टोटल, फिर उसके बाद प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, फिर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एज द फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है आपको कि जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू दिया हुआ है, आइडियल कंडीशन को हम लोगों को उससे फाइंड आउट करना है, और ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। फिर कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज गिवन दिस वन, प्लॉट दिस डाटा ऑन द सेम ग्राफ एंड इंडिकेट वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो हम लोगों को पहले तो कैलकुलेट करना है आइडियल कंडीशन में क्या सिचुएशन है, और उसी में से किसी एक पॉइंट पे अगर हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यू दिया हुआ है और एक्चुअल हम लोगों को कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है और गिवन वैल्यू क्या है, अगर उसमें वैल्यू किसी का इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो एसीटोन देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, एसीटोन का फार्मूला डाइमिथाइल कीटोन हो गया, इसी का मॉलिक्यूलर मास चाहिए था इसलिए फार्मूला रिक्वायर्ड था, ये हो गया 58 ग्राम पर मोल। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको ये होगा और इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 119.5 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में सप्लाइड है। अब इसी के हेल्प से हम लोग किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या करते हैं, तो अगर हम लोग आइडियल सिचुएशन में ग्राफ देखें तो आइडियल सिचुएशन में यही ग्राफ होगा। स्टार्ट कर देंगे एसीटोन के यहाँ से, इस पॉइंट से, तो एसीटोन का अगर फर्स्ट वन में कौन था, अगर ये वेपर प्रेशर किसका दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है, 1 कौन है हम लोगों को, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर कम है विथ रिस्पेक्ट टू एसीटोन के वेपर प्रेशर से, एसीटोन यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म का जब मोल फ्रैक्शन 1 था तो ये आप लोगों को क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म यहाँ से स्टार्ट किया, जब इसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो सबसे अगर 0 हो गया तो ये इसको टच करेगा यहाँ पे। उसी तरह से अगर हम लोगों को क्या था, अगर हम लोगों को एसीटोन का मोल फ्रैक्शन 0 था तो एसीटोन वाला कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा, और जब इसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, और जब इसको ऐड किए तो ये इसके मैक्सिमम पॉइंट को टच कर दिए। तो ये तो आइडियल सिचुएशन है। तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट पे ही हम लोग चेक कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन आपको 100 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू दिया हुआ है। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो ये वैल्यू क्या होता, 0.118 होता। ये क्या होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, XAC, ये एसीटोन का मोल फ्रैक्शन होता।
तो इस वैल्यू के लिए हम लोग चेक कर लें अपने कैलकुलेटेड वैल्यू से। अगर इस वैल्यू से कम आएगा कहने का मतलब कि उस पार्टिकुलर मोल फ्रैक्शन पे, एसीटोन के मोल फ्रैक्शन पे ऑब्जर्व जो हम लोगों को प्रेशर है ये क्या है 54.9 है। तो हम लोग चेक करते हैं इस फ्रैक्शन के लिए, इस मोल फ्रैक्शन के लिए हमारी वैल्यू कितनी आती है। जब हम लोग 0.018 को कंसीडर करते हैं मोल फ्रैक्शन को, तो पी टोटल में मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू क्या आता है हम लोगों को 87.53 आता है, जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। और गिवन वैल्यू क्या है, गिवन वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेटेड वैल्यू से लेस है। तो मतलब ऑब्जर्व जो पार्शियल प्रेशर है, या कहो कि ऑब्जर्व प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से कम हो गया। प्रेशर कम होने का मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये क्या करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता, उसके वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसके प्रेशर भी इंक्रीज होते। तो इसी कंडीशन को ये शो कर रहा है। सेकेंड वाले के लिए भी चेक करते हैं। सेकेंड वाले का भी अगर हम लोगों को, ये क्या था, ये एसीटोन का था। ये क्लोरोफॉर्म के लिए भी चेक करें तो क्लोरोफॉर्म का भी कैलकुलेटेड वैल्यू कितना आ रहा है 558 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल गिवन क्या है 548.1 दिया हुआ है, मतलब कि ये वैल्यू भी लेस शो कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में हम लोगों को नेगेटिव डेविएशन होगा। फ्रॉम डाटा हम लोगों को क्या क्लियर हुआ कि हमारा जो ग्राफ है नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये अगर एक्चुअल ग्राफ था, एक्चुअल पी टोटल था, तो इससे नीचे जाके हमारा ग्राफ होगा। तो हमारे ग्राफ का नेचर यही होने वाला है, जब जो भी वैल्यू था उससे नीचे वैल्यू शो करेगा। ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेंजीन एंड टॉल्यूइन फ्रॉम फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज टॉल्यूइन एट 300 केल्विन इज क्या 50.71 mm ऑफ Hg। और सेकंड वाले का आपको दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्या है बेंजीन है और सेकंड में क्या है ये टॉल्यूइन का है, ये टॉल्यूइन का है और ये क्या है आपको बेंजीन का दिया हुआ है। वेपर प्रेशर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इफ वेट भी दिया हुआ है आपको 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विथ 100 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन। तो जैसे ही आपको वेट दिया हुआ है बेंजीन और टॉल्यूइन का रहा है, तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, तो वेट भी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर सकते हो। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल दोनों के फाइंड आउट हो गए, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर पाओगे। तो जैसे ही मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा तो आप रॉड्स लॉ को अप्लाई कर पाओगे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट वन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड वन, और उसी पार्शियल प्रेशर को हम लोग प्योर वेपर प्रेशर से रिप्लेस करेंगे, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट वन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट वन। ठीक ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं जो भी गिवन है उसको नोट डाउन कर लिए, फिर उसके बाद वेट था ये भी नोट डाउन कर लिए, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिए। बेंजीन के लिए 78 ग्राम पर मोल होगा और टॉल्यूइन के लिए क्या हो जाएगा 92 ग्राम पर मोल हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में हम लोग नंबर ऑफ मोल अगर फाइंड आउट करते हैं तो बेंजीन के लिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं 1.11 मोल्स आते हैं। इसी तरह से टॉल्यूइन्स का भी नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट ऑफ टॉल्यूइन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉल्यूइन, तो इसकी भी वैल्यू क्या आती है 1.08 मोल्स आ जाती है। सेकंड आपको क्या बताए हुए थे कि इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो बेंजीन का अगर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन। जब इसके लिए सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है 0.050 ये आता है विदाउट यूनिट, क्योंकि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी है। ऊपर भी नंबर ऑफ मोल था, नीचे भी नंबर ऑफ मोल था, कैंसिल आउट हो गया। सेकंड वाले के मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, इजी है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट वन। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट वन को 1 से सब्सट्रैक्ट किए तो सेकंड का भी मोल फ्रैक्शन आ गया। अब इसी को हम लोग डाल्टन लॉ में यूज़ करेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड, और उसमें हम लोग क्या लगाएंगे रॉड्स लॉ लगाएंगे। तो रॉड्स लॉ से ये क्या हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर को हम लोग किस में
कन्वर्ट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये कहाँ से आएगा? राउल्ट्स लॉ से आ रहा है, ये राउल्ट्स लॉ से आ रहा है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किया है, ये भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था और ये मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट किया है। तो जब इसके लिए सॉल्व करते हैं तो पी टोटल की वैल्यू आती है कितनी? 41.46 mm ऑफ Hg आती है। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन चाहिए बेंजीन का। कहाँ पे? वेपर फेज में। वेपर फेज में आपको क्या पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी की वैल्यू हम लोग पी टोटल तो कैलकुलेट किए हुए ही है, 41 पॉइंट, यही पी टोटल है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ये भी कैलकुलेट किए हैं। कैसे कैलकुलेट किए हैं? जब ये हम लोगों को था तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ही था और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी था, ठीक ना। तो हम लोग दोनों के वैल्यू को यूज़ करेंगे। बेंजीन वाला कौन सा था? ये था, ये 25.60 इसकी वैल्यू आ रही है। तो इसी की वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए, 26.60 डिवाइडेड बाय पी टोटल। और जब इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आती है? 0.61, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप 0.6 एज्यूम कर सकते हो। जब अगर हम लोगों को एक का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो दूसरे का भी कैलकुलेट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट वन। तो इसके लिए भी सॉल्व कर लिए। टॉल्विन के लिए भी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, और हम लोग लिक्विड फेज में भी हम लोग क्या किए हुए थे? मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट किए हुए थे। लिक्विड फेज में दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था, 0.50 और ये था 4.95। और वेपर फेज में क्या हो गया? वेपर फेज में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा हो गया। किसका वेपर फेज ज़्यादा है? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन जिसके ज़्यादा होंगे वो मोर वेपराइजेबल कंपाउंड होगा, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस द मेजॉरिटी कंपोनेंट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन with approximately 20% and 79% by volume। आप लोगों को अगर पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है तो आपको क्या कंसीडर करना है? एवोगाड्रो लॉ को कंसीडर करना है कि जो बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हम लोगों को क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक ना। तो जिसके वॉल्यूम ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वो क्या करेगा? प्रेशर भी उसी रेशियो में ज़्यादा अप्लाई करेगा, ठीक ना, किसी सॉल्यूशन पे। तो हम लोगों को क्या हो रहा है कि आपको जिस रेशियो में इसके वॉल्यूम दिए हुए हैं उसी रेशियो में इसके टोटल प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दिया हुआ था 79%, तो टोटल प्रेशर क्या था? 10 ATM था, तो 10 ATM में 79% इसका क्या हो जाएगा? 7.9 ATM हो जाएगा। सेकेंड वाले का जो आपको पार्शियल प्रेशर था 20% था, तो 10 का 20% क्या हो जाएगा? 2 ATM हो जाएगा। तो आपको प्रेशर दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी निकालना है, आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किसका। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि हम लोगों को जो दोनों यूनिट दिया हुआ है, दोनों का प्रेशर का यूनिट अलग अलग दिया हुआ है। ये mm ऑफ Hg में है और फर्स्ट वन क्या था? ये ATM था। तो ATM किसके बराबर होता है? 1 ATM बराबर होता है 1 ATM किसके बराबर होगा? 1 ATM अगर आप देखो तो 1 ATM किसके इक्वल होगा? 1 ATM इक्वल होगा 760 mm ऑफ Hg के इक्वल होगा। जब कभी भी इसको आपको कन्वर्ट करना हो तो इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोनों को सेम यूनिट में जब तक नहीं लाइएगा तब तक कैंसिल आउट नहीं होगा ये, तो हम लोगों को यूनिट सेम करना था। तो यूनिट भी सेम कर लिए। अब फार्मूला लगाते हैं हेनरी लॉ का। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू K हेनरी ऑफ नाइट्रोजन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोग क्या लगाते हैं? वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू हम लोग 7.9 ATM को कन्वर्ट करना पड़ेगा mm ऑफ Hg में, क्योंकि नीचे वाला टर्म्स mm ऑफ Hg है। ये क्या देगा आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन दे देगा। तो ATM को मल्टीप्लाई कर दिए 760 ऑफ mg से, 760 mg से, तो
तो mg कैंसिल हो गया, मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया इसका, ठीक ना। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन मिल गया कहाँ, सॉल्यूशन में मिल गया। तो सेकेंड वाले का मोल फ्रैक्शन आप लोग अगर देखो, ऑक्सीजन का भी मोल फ्रैक्शन इसी टर्म से निकलेगा। इसके एटम, इसका क्या था, पार्शियल प्रेशर एटीएम में था, एटीएम के बदले हम लोग 760 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइडेड बाई इसका हैंडी कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड किए। तो जब इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई। सॉल्व करना है सिर्फ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 mm, ठीक ना, एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर में जब भी हम लोग टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो वो केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो जो भी वैल्यू आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, आपको सबसे पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है आपको, 2.5 लीटर दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दिया हुआ है और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है। तो अगर सारे वैल्यू दिए हुए ही हैं तो हमें इसमें कैलकुलेट करने में सिर्फ वैल्यू फार्मूला यूज़ करना है। हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी क्या हो गया, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, आर क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, और टी क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया इन केल्विन स्केल। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू अगर आप लोग एटीएम में यूज़ करोगे तो एटीएम में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आर की वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये अगर एटीएम में यूज़ हो रहा है तो 0.083 ये बार के यूनिट में आएगा, ठीक ना। अगर ये एटीएम में किस यूनिट में यूज़ हो रहा है, अगर ये एटीएम में यूज़ हो रहा है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.082 हो जाएगा ये एटीएम। ये किस यूनिट में हो जाएगा, एटीएम के यूनिट में हो जाएगा जब आपको प्रेशर एटीएम में चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर एटीएम में सारा इन्फॉर्मेशन है तो हम लोगों को एटीएम का ही इन्फॉर्मेशन यूज़ करना होगा इसमें, ठीक ना। जब इसके लिए हम लोग वैल्यूज़ देते हैं तो इसके लिए हम लोगों को क्या होता है, सॉल्व करते हैं इसके लिए क्वेश्चन। ये वैल्यू एटीएम में दिया हुआ है, इस साइड आई की वैल्यू है ये, सी के लिए नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, मोलरिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके साथ हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आर की वैल्यू को, और ये किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग केल्विन स्केल से, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी हम लोगों को इसमें हम लोगों को वैल्यू क्या यूज़ करना था, थोड़े से टर्म में अगर इसकी वैल्यू हम लोग यूज़ करें, अगर एटीएम दिया हुआ है तो ये वैल्यू क्या यूज़ हो जाएगा, तो हम लोग इसको अगर आप चेक करें तो इसमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नंबर ऑफ़ मोल निकाल रहे थे। नंबर ऑफ़ मोल के लिए क्या होगा, एन को एक साइड रखते हैं, बाकी सारे वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जो भी हम लोगों को वैल्यू है कांस्टेंट है उसको एक साइड ट्रांसफ़र किए, और एन के लिए जब हम लोग सॉल्व किए तो एन की वैल्यू कितनी आई, 0.304 मोल के अप्रॉक्स है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.03 मोल लिख सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों को, कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ, mg कहने का मतलब मिलीग्राम, ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट इट इज़ completely dissociate। completely dissociate कहने का मतलब क्या हो गया कि पोटेशियम सल्फेट डिसोसिएट हो जाएंगे 2K+ आयन और 1 सल्फेट आयन में, ठीक ना। टोटल 1 मोल डिसॉल्व होगा तो डिसोसिएट होगा तो 3 मोल्स ऑफ आयंस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक ना। यही कंसिडर करना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हुआ है। आपको वेट दिया हुआ है, वेट लिख दिए, नोट कर लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है।
फिर मॉलिकुलर वेट इसका फाइंड आउट किए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 174 ग्राम पर मोल हो जाएगी। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी मोलरिटी निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ ही है, नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट से, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू चेक करते हैं। पोटेशियम का 1 एटम जब डिसोसिएट हो रहा है तो 2K+ आयन बन रहा है और 1 क्या बन रहा है आपको, सल्फेट आयन बन रहा है। टोटल कितने मोल्स बन रहे हैं, 1 से ब्रेक होके 3 में कंसीडर हो रहा है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो एक्चुअली यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएशन के बाद क्या हो गया, 3 नंबर्स ऑफ पार्टिकल हुए। डिसोसिएशन से पहले कितने पार्टिकल थे, 1 थे। तो इसी को सॉल्व किए तो आई की वैल्यू 3 आ गया। ये आप देख के भी सीधे आई की वैल्यू को यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट क्या हो गया, सी निकाल लेते हैं। सी क्या होगा, मोलरिटी। मोलरिटी हो गया, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकलेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाले, तो ये क्या आया 0.1436 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट आया। जब उसमें 2 लीटर से डिवाइड किए तो मोलरिटी मिल जाएगा, या डायरेक्ट हम लोग मोलरिटी के फार्मूला पे ही इसको पुट कर देंगे। और जब इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट किए तो पाई की वैल्यू कितनी आई, पाई की वैल्यू आई 5.278 इंटू 10⁻³ ATM आ गया, ठीक ना। ATM को आप क्या कर सकते हो, बार में कन्वर्ट कर सकते हो। जब ATM को आप बार में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको आंसर किस चीज़ में चाहिए, ATM में चाहिए। अगर ATM में आंसर चाहिए तो R का वैल्यू क्या यूज़ करना है आपको, R का वैल्यू आपको यूज़ करना है 0.082 यूज़ करना है। अगर आपको बार में आंसर चाहिए तो 0.83 यूज़ कर पाएंगे आप, ठीक ना। जब कभी भी आपको प्रेशर बार में चाहिए तो आप क्या यूज़ करोगे, आपको वैल्यू चाहिए होगा R की वैल्यू यूज़ करनी होगी 0.083 बार यूज़ करना पड़ेगा। ये R की वैल्यू किस यूनिट में होती है, R की वैल्यू होती है लीटर। ATM के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार पर मोल पर केल्विन के यूनिट में होगी, ठीक ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अगर ये ATM होता तो यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाता। तो इसी को सॉल्व करके हम लोगों को सिंपल आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग NCERT आज की क्लास में आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को NCERT का कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन शायद हम लोग इसको डिस्कस नहीं किए हुए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लें। 1.24 को बेस्ड है। ये क्या है, बेस्ड ऑन सॉल्यूट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। इसको कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करो कि गिवन जो सॉल्यूट दिए हुए हैं, सॉल्यूट कौन कौन सा दिया हुआ है, सॉल्यूट दिया हुआ है आपको साइक्लोहेक्सेन, फिर दिया हुआ है आपको KCl दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है ये आपको मिथेनॉल दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप लोगों को CH3 एसिटोनाइट्रिल दिया हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये नॉर्मल ऑक्टेन ये किस नेचर का है, ये आपको नॉन पोलर है। और जो नॉन पोलर है ये किसको डिसॉल्व करेगा, ये नॉन पोलर सब्सटेंस को ही डिसॉल्व करेगा। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। तो आप देखो कि जो आयनिक कंपाउंड है वो तो इसमें सबसे कम डिसॉल्व होगा, और जो सबसे मतलब कि नॉन पोलर नेचर का है जिसमें कि पोलरिटी बिल्कुल नहीं है वो सबसे ज़्यादा डिसॉल्व होगा। तो इसी का ये ऑर्डर है। KCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ये K+ आयन और Cl आयन में ब्रेक हो जाता है, तो ये तो सबसे लेस डिसॉल्व होगा। उसके बाद क्या है, इसमें थोड़ी सी पोलरिटी है। मिथाइल अल्कोहल में क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच पोलरिटी ज़्यादा है, और इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक ना। अगर चांसेस मिले इसको तो ये क्या कर सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है। तो इसकी पोलरिटी इसके बाद होगी, लेकिन आयनिक कंपाउंड से कम होगी, तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट वाले में ये पोलर कंपाउंड है, ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड था और एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक ना।
फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में पोलरिटी बिल्कुल जीरो है। साइक्लो कहने का मतलब क्लोज कंपाउंड, और हेक्सेन कहने का मतलब 6 मेंबर रिंग। तो ये क्या हो गया हम लोगों को, साइक्लोहेक्सेन। ये नॉन पोलर है, तो सबसे ज़्यादा ये सॉल्युबल होगा साइक्लोहेक्सेन, उससे कम होगा आपको ये गिवन कंपाउंड। फिर उसके बाद हमारा ये कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी के 1 बाई मतलब कि 1 to A to Z कहो, यहाँ तक कि इंडेक्स क्वेश्चन भी हम लोगों ने एक बार सॉल्व किया है आपको। तो आपका ये काम है कि अब आप इसको बिना देखे, बिना हेल्प लिए आप खुद से सॉल्व करो। जब आपको कभी प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।